नमस्कार दोस्तों। यूपी के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे के बारे में आज मैं वो सब आपको बताने जा रहा हूं जो शायद आपको कोई बता ना पाए। विकास दुबे के 14 साल पुराने एक इंटरव्यू के जरिए, विकास दुबे से 14 साल पहले पहली बार और आखिरी बार वीडियो इंटरव्यू करने वाले एक रिपोर्टर के जरिए, विकास दुबे का पूरा राजनीतिक अतीत, विकास दुबे का पॉलिटिकल कनेक्शन, विकास दुबे से नेताओं के रिश्ते और विकास दुबे के सरपरस्त अलग अलग दलों में उनके राजनीतिक आकाओं के बारे में विस्तार से बताऊंगा। 15 मिनट आप धैर्य से सुनिए। सबसे बड़ी बात, विकास दुबे का इंटरव्यू 14 साल पहले 2006 में पहला और आखिरी इंटरव्यू एक रिपोर्टर ने किया था। रेड अलर्ट एक प्रोग्राम आता था उस दौर में स्टार न्यूज पर, जो आज एबीपी न्यूज है, और वो रिपोर्टर शैलेश था, शैलेश गुप्ता। मैंने आज उससे भी बात की, लेकिन उससे पहले बता दूं कि वो रेड अलर्ट प्रोग्राम और उस प्रोग्राम के लिए किया गया विकास दुबे का पहला और आखिरी इंटरव्यू हो सकता है आप वीडियो की शक्ल में वायरल के तौर पर आप देख रहे हो, लेकिन वही इंटरव्यू है जो रेड अलर्ट के लिए हुआ। और रेड अलर्ट मैं प्रोड्यूस करता था, मैं उसका प्रोड्यूसर था, डायरेक्टर था। बीएजी फिल्म्स टेलीविजन कंपनी है, आज भी है, जिनका न्यूज 24 चैनल है। उसी कंपनी के लिए मैं उसका एडिटर था, उस कंपनी में एडिटर था, एग्जीक्यूटिव एडिटर था। सारे प्रोग्राम्स, सारे चैनल्स के लिए जो प्रोग्राम्स बनते थे वो प्रोग्राम्स मैं प्रोड्यूस करता था एडिटर के तौर पर। और रेड अलर्ट के लिए मैंने शैलेश को, जो हमारा रिपोर्टर था, उसको मैंने कानपुर भेजा था। और गैंगस्टर पर डॉन एक सीरीज हम लोग करते थे, उसके लिए इंटरव्यू करने शैलेश गया था। 2 डॉन का इंटरव्यू करना था, जिसमें एक नहीं मिला, एक विकास दुबे से उसकी मुलाकात हुई। उस दौर में विकास दुबे ने क्या कहा वो भी मैं वीडियो में दिखाऊंगा। कटसी न्यूज 24, क्योंकि मैं न्यूज 24 का मैनेजिंग एडिटर था, वो प्रॉपर्टी, वो वीडियो न्यूज 24 का है। और रेड अलर्ट के लिए किया गया इंटरव्यू, वो हिस्सा आप एबीपी न्यूज पर देख रहे होंगे, लेकिन कुछ टुकड़े जो अलग से न्यूज 24 के पास है। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो वीडियो आप देख रहे होंगे, हो सकता है बहुत सारे लोग उसको वायरल कर रहे हैं, लेकिन उस वीडियो के उस दौर में विकास दुबे के उस इंटरव्यू के आगे पीछे जो लोग थे, वो मैं दिल्ली में था, शैलेश ने इंटरव्यू किया जो रिपोर्टर था, और एक पूरी टीम थी जिसने उस प्रोग्राम को प्रोड्यूस किया। लेकिन मकसद क्या है विकास दुबे के बारे में आपको बताना। तो पहले मैं चाहता हूं शैलेश ने कैसे, जिसने इंटरव्यू किया था, शैलेश गुप्ता, जो पहला और आखिरी टेलीविजन रिपोर्टर है शायद जिसने उस तरह से विकास दुबे का इंटरव्यू किया, उसका एक छोटा सा टुकड़ा मैंने शैलेश से बात की, उसकी बाइट मैंने मंगवाई है, वो मैं चाहता हूं कि आप सुने। और उसके बाद विकास दुबे क्या कहता था और क्या कहा था उस इंटरव्यू। उसने खुद अपने सरपरस्त नेताओं के नाम लिए थे, उसके बाद भी लिए, और आज कैसे विकास दुबे बचता रहा है यह बताऊंगा तमाम तरह के तथ्यों के साथ। इस बीच जानकारी दे दूं कि विकास दुबे के सिर पर 2.5 लाख का इनाम, उसके बारे में जानकारी देने वालों के लिए 2.5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। आज की खबर है। और आज की खबर यह भी है कि इस बीच चूंकि पुलिस में गद्दार हैं, विभीषण है, पुलिस वाले ही उसके लिए मुखबिरी और जासूसी करते थे। 12 पुलिस वालों पर शक है, 24 पुलिस वालों के नंबर सर्विलांस पर हैं। ये सारे पुलिस वाले ही थे जिन्होंने ट्रैप बिछाकर विकास दुबे के हाथों अपने ही पुलिस वालों और अफसरों की हत्या करवाई, मुखबिरी की। उसके बारे में भी कुछ जानकारी। और साथ में हर दौर में, चाहे राजनाथ सिंह की सरकार हो, चाहे मायावती की सरकार हो, चाहे मुलायम सिंह की सरकार हो, चाहे योगी की सरकार हो, चाहे अखिलेश यादव की सरकार हो, हर दौर में विकास यादव की गिरेबान तक किसी के हाथ क्यों नहीं पहुंचे, कैसे विकास यादव बेलाग, बेखौफ और इस तरह से हरकतें करता रहा, वो भी बताऊंगा वीडियो के जरिए और कुछ तथ्यों के साथ। जानकारी सिर्फ इतना बता दूं कि कॉल डिटेल से जो जानकारी मिली कि चौबेपुर थाने का स्टाफ जो उसके लगातार संपर्क में था, उसके आधार पर एक पुलिस वाला पहले ही जो एसओ है, जो थाना अधिकारी है, वो सस्पेंड किया जा चुका है। अभी 3 और सस्पेंड हुए हैं, जिसमें एसआई कुंवरपाल सिंह,
कृष्ण कुमार शर्मा और सिपाही राजीव को सस्पेंड किया गया है। बताया जा रहा है कि तीनों विकास के संपर्क में थे। ये दैनिक भास्कर की खबर है, वायरल हो रही है। लेकिन हम लौटते हैं पहले जो एक्सक्लूसिव चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो पहले शैलेश को सुनते हैं। शैलेश गुप्ता वो रिपोर्टर था, हमारे लिए काम करता था। हम सब लोग एक टीम थे बीएजी फिल्म्स का, जिसका मैं जिक्र कर चुका। न्यूज 24 उसी कंपनी का चैनल है। तो पहले मैं आपको बताऊं, और ये 2006 का इंटरव्यू है। सबसे पहले जरा शैलेश को सुनिए। रिपोर्टर को क्रेडिट देना चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूं उसकी जुबान से सुनते हैं शैलेश क्या करा, सुनिए। अजीत जी, 2006 में जब आप बीएजी फिल्म्स में मेरे संपादक थे, आपको याद होगा कि मैं स्टार न्यूज़ पर आने वाले अपने क्राइम शो रेड अलर्ट के लिए आपसे अनुमति लेकर डॉन नाम का एक एपिसोड करने कानपुर गया था। इस एपिसोड की पहली स्टोरी के लिए मैंने विकास दुबे को चुना था, क्योंकि वो दौलत और शोहरत के लिए गुनाह की दुनिया में आया था। जैसा मेरी स्टोरी का थीम था कि या तो ऐसे डॉन गैंग वॉर में मारे जाते हैं या फिर पुलिस की गोली से। लेकिन विकास दुबे पर तत्कालीन समय में 45 आपराधिक मामले होने के बावजूद भी कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। तो ऐसी क्या वजह थी कि क्या विकास दुबे कानून से ऊपर था या उसके हाथ कानून से भी लंबे थे? तो खोजबीन कर मैंने पाया कि विकास दुबे का जो राजनीतिक रसूख है वो उसे कानूनी शिकंजे में जकड़ने से बचा रहा था। इंटरव्यू के लिए मैंने उसके पहले किसी साथी से फ़ोन पर बात की, फिर उसने मुझे विकास दुबे से फ़ोन पर बात कराई। इंटरव्यू के लिए जब मैं टीम के साथ बिकरू गांव पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ अजीत जी कि हम कई सिक्योरिटी लेयर से गुजर चुके हैं। घर पुराना सा था, घर के बाहर हथियारबंद लोग थे और जो प्रतिबंधित हथियार लेकर विकास दुबे की सुरक्षा में तैनात थे। उन्हें कैमरे पर लेने से विकास दुबे ने हमें साफ मना किया। हालांकि बाकी जो हथियारबंद साथी थे उनके विजुअल्स हमने लिए। तो आपने शैलेश गुप्ता को सुना। शैलेश ही वो रिपोर्टर है जिसने विकास दुबे का इंटरव्यू 2006 में बीएजी फिल्म्स के प्रोग्राम रेड अलर्ट के लिए किया था, जो स्टार न्यूज पर उस समय टेलीकास्ट होता था, जो आज एबीपी न्यूज है। शैलेश ने उस विकास दुबे से जब बात की, क्या हुआ वो बताया। अब विकास दुबे क्या कह रहा था, उस इंटरव्यू में क्या कहा था, कट सी न्यूज 24 में चाहता हूं वो भी आप सुने। 2 टुकड़े मैं सुनाता हूं और उसके बाद आज वर्तमान की बात कि बीजेपी के विधायक जो पहले चाहे बीएसपी में रहे हो चाहे कांग्रेस में रहे, वो कैसे उसके सरपरस्त रहे, किन लोगों ने बढ़ाया चढ़ाया, और कैसे 3 साल में योगी राज में भी उसकी गर्दन तक किसी के हाथ नहीं पहुंचे। तो ये छोटे मोटे पुलिस वालों को पकड़कर अगर सिर्फ चाहते हैं कि इससे बात खत्म हो जाए, तो मुझे लगता है बड़े लोगों की गिरबान तक हाथ पहुंचने चाहिए और वो सारे लोग एक्सपोज होने चाहिए। पॉलिटिकल लोग, एमएलए या विधायक या मंत्री, जो लोग हैं जिन्होंने विकास दुबे को 28 साल तक उसकी मदद की, सरपरस्ती की या उसके लिए पनाहगाह का काम किया या पनाह देने का काम किया। चलिए एक बार फिर सुनते हैं एक इंटरव्यू, उसी इंटरव्यू का टुकड़ा, एक छोटा सा टुकड़ा जिससे अपना पॉलिटिकल हिस्ट्री बता रहा है। जरा सुनिए। और वो बता रहा है कि उसको किन लोगों ने राजनीति में आगे बढ़ाया, लेकिन पहले कैसे वो राजनीति में आए। विकास दुबे से सुनते हैं फिर से। यह है 1 मिनट 43 सेकंड, सुनिए और धैर्य रखिए। अगले 10 मिनट में बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं, सुनिए। 21 में मैं यहाँ का ग्राम प्रधान चुना गया अपने गांव का। 2 पंचवर्षीय में ग्राम प्रधान रहा यहाँ पे। इसके बाद मैं जिला पंचायत सदस्य हुआ। मेरा छोटा भाई भी ग्राम प्रधान रहा, बगल के गांव से, बीटी से भी निर्विरोध ग्राम प्रधान रहा वो। अब मेरी बहू जिला पंचायत सदस्य है इस समय, वर्तमान समय में भी। छोटा भाई मेरा ग्राम प्रधान है निर्विरोध यहाँ का, ग्राम बिकरू का। और मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरे बाबा भी यहाँ के जमींदार भी थे और ग्राम प्रधान भी थे, बाद में हुए। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि ही राजनीतिक है। तो राजनीतिक पृष्ठभूमि तो मेरी पारिवारिक है, मेरी पैदाइशी कही है तो आप पैदाइशी है। विकास दुबे जी, किस तरह से आपको कहा जाता है कि आप अपराध में डॉन नाम से बोला जाता है कि आप माफिया हैं, डॉन हैं, और लेकिन आपका राजनीतिक कैरियर है, क्या है बेसिकली, हकीकत क्या है? देखिए, एक्चुअल राजनीति में लाने का श्रेय मैंने पढ़ाई में ग्रेजुएशन किया है मैंने, और मैं अच्छा स्कॉलर रहा हूँ अपने टाइम का। राजनीति में लाने का श्रेय मुझे स्वर्गीय हरिकिशन श्रीवास्तव जी का है, जो मेरे राजनीतिक गुरु थे और उत्तर प्रदेश के कई बार मिनिस्टर रहे और उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे वो। उन्होंने मुझे राजनीति में लाने का प्रयास किया और उन्हीं के प्रयास से मैं राजनीति में आया। और जिस दिन से मैं राजनीति में आया तो लोगों को मेरे प्रभाव से और मेरी लोकप्रियता से ज्वेलसी होने लगी। आज तक कोई भी ऐसा मामला नहीं है जिसको मैंने अपने हाथ से मैंने कोई अपराध किया हो या मैंने कोई अपराध को बढ़ावा दिया हो। अपराध से मेरा कोई दूर दूर से रिश्ता नहीं है। मेरी राजनीतिक वर्चस्व की जंग है जो मेरे ज़िंदगी तक और मेरे मरते दम तक जारी रहेगी।
लेकिन इस राजनीतिक वर्चस्व की जंग में बम, गोली और हत्या ये सब चलता है। नहीं, ऐसा नहीं। तो सुना आपने, ये विकास दुबे साहब अपना राजनीतिक अतीत भी बता रहे हैं, कैसे 2 बार ग्राम प्रधान रहे हैं और कैसे इन्होंने पंचायत सदस्य का चुनाव जीता और पूरा कुनबा सब कुछ बताते हुए जो सबसे अहम बात कही इन्होंने कि इनके राजनीतिक गुरु हरिकिशन श्रीवास्तव रहे, जो मंत्री और विधायक रहे और हर दल में रहे, और वही चौबेपुर इलाके के एमएलए थे जहां से जिनकी सरपरस्ती में इसने राजनीति शुरू की या राजनीति में पांव जमाए या छिटपुट ग्राम प्रधानी जो भी की, लेकिन सबसे बड़ी बात गुंडागर्दी, गैंगस्टर, और उसके लिए काम किया श्रीवास्तव के लिए और ऐसे लोगों के लिए। लेकिन अब आपकी दिलचस्पी होगी कि ये हरिकृष्ण श्रीवास्तव थे कौन, जो मैंने थोड़ी बहुत जानकारी जुटाई, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है चूंकि उनकी डेथ हो चुकी बहुत पहले। चौबेपुर में 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर चुने गए चौबेपुर से, 80 में जनता पार्टी सेकुलर और 89 में जनता दल से, दल बदलते रहे, 93 में बीजेपी से और 96 में बीएसपी से। उसके बाद वो बीएसपी में आ गए, लंबे समय तक बीएसपी में रहे और इसलिए बीएसपी से करीबी रिश्ता इसका भी रहा विकास दुबे का। जैसे जैसे श्रीवास्तव जी दल बदलते गए वैसे वैसे इसकी निष्ठा उस दल से बदलती गई और ये बीएसपी में लंबे समय तक बीएसपी से करीबी रहा, बहुत सारे नेताओं के करीबी रहा। कनेक्शन आएंगे तो नाम भी बताऊंगा, लेकिन ये जिम्मेदारी अब सरकार की है कि 30 साल के उसके सारे पॉलिटिकल कनेक्शन को एक्सपोज करना चाहिए और पत्रकारों के भी। अब ये श्रीवास्तव जी की कहानी आई, आगे और बहुत सारी कहानियां आने वाली है। ये श्रीवास्तव, हरिकृष्ण श्रीवास्तव की सरपरस्ती में ही फला फूला। उस समय के रसूखदार थे, विधानसभा अध्यक्ष भी बने, मंत्री भी थे, लगातार मैंने बताया विधायक थे, और इसके बाद विकास दुबे के संपर्क और भी राजनीतिक दलों से हुआ और उसकी खुद की महत्वाकांक्षा हुई कि मैं चुनाव लड़ूं। और यही वो दौर था जब उसने 2001 में संतोष शुक्ला नाम के एक बीजेपी के लोकल लीडर, जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था, उन्हें थाने में घुसकर उनका कत्ल किया। और उसके बाद जब थाने में उसकी हत्या की, संतोष शुक्ला की जब हत्या की, उस हत्या के चश्मदीद जानते हैं, 5 पुलिस वाले, 5 सब इंस्पेक्टर, जो मैं कहीं जानकारी देख रहा था किसी अखबार में, और 22, 23, 21, 25 पुलिस वाले और 5 एसआई सब इंस्पेक्टर शिवली थाने में मौजूद थे। और उसके बाद कोई गवाह बाद में अदालत में जब 5 साल तक कार्रवाई चली, ट्रायल हुआ, किसी ने गवाही नहीं दी, सब हॉस्टाइल हो गए, मुकर गए। और उसके बाद ये शख्स 2005 या 6 में बरी हुआ। 5 और 6 को लेकर अलग अलग अखबार में अलग जानकारी है, मायने नहीं रखता, लेकिन बरी हुआ। हत्या जब इसने की, और आगे वीडियो बताऊंगा इसके इंटरव्यू का कुछ और हिस्सा, लेकिन इससे पहले बीच की बात, जब इसने हत्या की संतोष शुक्ला की, जो बीजेपी के नेता थे, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था, तो सूबे में राजनाथ सिंह की सरकार थी, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, केंद्र में वाजपेयी जी की सरकार थी। और जब ये बरी हुआ है 5 साल बाद, तब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, बीच में मायावती भी कुछ समय तक मुख्यमंत्री रही। 2003 में मायावती हट गई, सरकार तख्ता पलट हो गया। लेकिन मुलायम सिंह के राज में ये बरी हुआ जब, तो सरकार ने, आरोप है इसके भाई का, जो संतोष शुक्ला है उनके भाई का, मनोज शुक्ला नाम है शायद, आरोप है कि सरकार चाहती तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती थी इसके खिलाफ, इसके बरी होने के फैसले के खिलाफ, लेकिन सरकार ने दिलचस्पी नहीं ली। और उसके बाद एक गैंगस्टर थाने में कत्ल करके, सारे पुलिस वाले हॉस्टाइल होके, और उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ा और राजनीति करता रहा। और राजनीति में महत्वाकांक्षा उसकी इतनी बढ़ी कि उसके बाद चुनाव लड़ने की सोचने लगा। और उसी बीच उसने एक और हत्या की 2006 या 5 में, एक कॉलेज के प्रिंसिपल की हत्या की उसने। ये कॉलेज है ताराचंद कॉलेज के प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे के हत्याकांड में इसका नाम आया। उसी के बाद हमने इस रिपोर्टर शैलेश को भेजा था विकास दुबे के बारे में, उस डॉन माफिया, जो भी वैसी स्टोरी हम लोग करते थे इन्वेस्टिगेशन कि क्या गैंगस्टर है, कौन उसके लोग हैं, कौन संरक्षक है। उसी में शैलेश वहां गया था जब सिद्धेश्वर पांडे हत्याकांड हुआ। अब समझिए कि हत्या दर हत्या करता रहा और उसके बाद इसका कुछ नहीं बिगड़ रहा था। उसके बाद का एक इंटरव्यू का छोटा सा टुकड़ा जिसमें अपनी महत्वाकांक्षा बता रहा है एक कातिल कैसे अपनी महत्वाकांक्षा बता रहा है, गैंगस्टर कैसे महत्वाकांक्षा बता रहा है, और आगे किन नेताओं से इसके रिश्ते थे। तो एक इंटरव्यू का छोटा सा हिस्सा और है जिससे आपको पता चलेगा, जब यह कहता है मेरे हाईकमान चाहता है कि तुम चुनाव लड़ो, तो जरा सुनिए इस गैंगस्टर से, इसके कितने आका, कितने हाईकमान, किस दल में, आगे भी बात होती रहेगी। फिलहाल सुनिए। खौफ से सिलेक्टेड
हुआ जा सकता है, इलेक्टेड नहीं हुआ जा सकता है। इलेक्टेड आदमी वही हो सकता है। और आज तक मैं कभी सेलेक्ट होके कोई मैं नेता नहीं बना, ना मैंने कोई पाया। आज तक जितने भी इलेक्शन लड़े मैंने पब्लिक इलेक्शन लड़े। और आज के इस दौर में पब्लिक को टेरर में लेना या पब्लिक को टेरर लेके वोट लेना ये संभव नहीं है। तो अभी आप नेक्स्ट क्या करेंगे? एमएलए का चुनाव लड़ेंगे या नहीं, मेरी आकांक्षा तो यही है कि मैं स्वस्थ हो जाऊं जल्दी, और स्वस्थ होने के बाद मेरी भी है, मेरे हाई कमान से मुझे निर्देश भी है कि जितनी जल्दी स्वस्थ हो जाएं आपको इलेक्शन लड़ना है। आप जिस समय स्वस्थ हो जाएं हाई कमान रिपोर्ट करिए, आपको क्षेत्र दिया जाता है, जिस क्षेत्र के लिए आपको कहा जाता है उस क्षेत्र में आके आप चुनाव की तैयारी कीजिए। आपको अपनी सुरक्षा को लेकर कोई चिंता होती है कि तो बहुत दुश्मन होंगे? तो देखिए, राजनीति में आज तक कितने लोगों की हत्याएं हुई, सबको सुरक्षा मिली हुई थी। जब ऊपर वाला जब तक नहीं चाहेगा तब तक किसी की हत्या नहीं हो सकती। जब ऊपर वाला किसी के ऊपर ठीक होता है तब ठीक है। अगर हमने गलत काम किए होंगे तो मेरी हो सकता है हत्या भी हो सकती है। अगर मैंने अच्छे काम किए होंगे तो हो सकता है ऊपर वाला हमको भी लोगों की सेवा करने के लिए जिंदा भी रखेगा। लेकिन फिर भी सुरक्षा को लेकर आप क्या एहतियात बरतते हैं? क्या सरकारी सुरक्षा आपने मांगी? देखिए, मुझे अभी तक सरकारी सुरक्षा प्राप्त थी। इस गवर्नमेंट में 11 दिसंबर 2004 तक 4 जनवरी 2005 तक मुझको सरकारी गनर प्राप्त था। एक बार नहीं, 3 4 बार प्राप्त रहा मुझे। लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से मेरा गनर वापस ले लिया गया, इसलिए मुझे व्यक्तिगत सुरक्षा अपनी रखनी पड़ती है। और चूंकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजनीति करने वाले आदमी को या चर्चित आदमी को अपने राजनीति से ज़्यादा अपने सुरक्षा की चिंता होती है, लेकिन मैं उतना भी चिंतित नहीं होता हूँ। सुरक्षा अपनी जगह है, चिंतित है, क्योंकि मुझे ये विश्वास है कि मैंने पब्लिक में ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है जो जनता ये करे। लेकिन चूंकि राजनीति में सुरक्षा सिक्योरिटी करना कोई बुरी बात नहीं है, तो इसलिए अगर मैं अपनी सुरक्षा रखता हूं तो इसमें कोई ये सुना आपने? इसमें क्या खास बात लगी आपको? इस गैंगस्टर की बातों से लगा नहीं कि इसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कितनी थी और इसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा किन लोगों की सरपरस्ती में परवान चढ़ रही थी? एक कातिल जिस पर उस समय तक 60-45 मुकदमे थे, खुद भी वो बता रहा है इंटरव्यू में, कातिल, गैंगस्टर, फिरौती लेने वाला, जमीनों पर कब्जा करने वाला, और तब तक उसका जो ये आपराधिक अतीत है वो 91 से भी शुरू करते हैं तो लगभग 16 साल हो चुका था। जघन्य अपराध वो कर चुका था और उसके बाद वो क्या कर रहा है कि हाई कमान ने कहा है कि चुनाव के लिए तैयार रहो। हालांकि मान सकता हूं कि थोड़ी फेंकने की आदत है, कैमरे के सामने अपने को अपनी पोस्टिंग कर रहा होगा, बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा होगा, लेकिन ये सच तो है कि उसके पॉलिटिकल कनेक्शन बीएसपी में थे, चाहे श्रीवास्तव के जरिए हो चाहे कुछ और नेताओं के जरिए हो। नहीं होता तो उसने जो एक बात कही कि मुझे सरकारी गनर मिला हुआ था 2005 तक, खुद उसने कहा, आपने सुना, जनवरी 2005 तक सरकारी गनर मिला हुआ था, उसके बाद ले लिया गया गनर। तो सरकारी गनर उसके पहले इसको माफ करें मायावती की सरकार में मिला। मुलायम सिंह की सरकार 2004 में ही बन गई थी और 4 में सरकार थी मुलायम सिंह की, 5 में गनर ले लिया गया जैसा ये कह रहा। अब सवाल उठता है कि इसका मतलब गनर दोनों सरकारों में इसके पास थी, विड्रॉ हुआ तो भी। अब एक गैंगस्टर को गनर मिलता है, उसकी महत्वाकांक्षा चुनाव लड़ने की होती है, वो एमएलए बनना चाहता है और कहता है कि मैं तो मूलतः राजनीतिक हूं। एक बात और उसने कही थी कि मेरी जो अपराध से दूर दूर तक मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मेरी राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है, मरते दम तक जारी रहेगी। ये आदमी पॉलिटिक्स में हाथ आजमाने की कोशिश में क्या करता बोलता रहा, बहुत सारी कहानियां। अब आगे आते हैं। ये तो 2 वीडियो देखा, एक और वीडियो उसका वायरल हुआ आज। ये वीडियो तो वो वीडियो है जो बीएजी फिल्म्स ने, जो आज जिनका न्यूज 24 चैनल है, जिस कंपनी का, बीएजी फिल्म्स की तरफ से रेड अलर्ट के लिए जो इंटरव्यू होता था, और बता दें कि रेड अलर्ट स्टार न्यूज पर टेलीकास्ट होता था, जो आज एबीपी न्यूज है, उसको प्रोड्यूस बीएजी फिल्म्स करती थी कंपनी, और मैं उसका मैनेजिंग एडिटर था। जिस रिपोर्टर ने इंटरव्यू किया वो भी बताया, और ये कटसी न्यूज 24 ये वीडियो मैंने आपको दिखाया, सौजन्य न्यूज 24 चूंकि वीडियो राइट उनका है। अब बात आती है कि अब जो एक दूसरा वीडियो वायरल है, वो वीडियो है एसटीएफ से जब 2017 में इससे पूछताछ हो रही थी, और वो वीडियो भी है जिसमें ये बोल रहा है, अपने सरपरस्तों के नाम ले रहा है, जिसमें कुछ एफिडेविट शायद हलफनामा इसको बचाने के लिए किसी मामले में हलफनामा ऐसा दिया गया था, इसको क्या कहें, पाक साफ साबित करने के लिए। तो उस पूछताछ में ये बता रहा है, 2 लोगों के नाम ले रहा है
कि उन लोगों ने मदद की, लोगों को कहा कि अगर इसकी गलती नहीं है तो इसके खिलाफ ऐसे माहौल मत बनाओ या इससे नाम वापस ले लो। 2 लोगों के नाम लिए उसने, एक भगवती प्रसाद सागर और दूसरे अभिजीत सांगा। एक का नाम लिया, केस में बचाने में उन्होंने मदद की। सांगा कांग्रेस से बीजेपी में आए और उसके बाद अभी बीजेपी के एमएलए हैं। बिल्हौर से एमएलए भगवती प्रसाद सागर बीएसपी से 2017 में बीजेपी में आए, दोनों अभी बीजेपी के विधायक हैं और इनका भी नाम इसने लिया है। वो वीडियो भी वायरल है, वो वीडियो भी आप थोड़ा सुन लीजिए। सब चीज जानना जरूरी है, इससे पता चलेगा कि राजनेता, सियासी लोग ही ऐसे गुंडों और गैंगस्टरों को प्रश्रय देते हैं, आगे बढ़ाते हैं, चाहे वोट में उनकी मदद करता हो, चाहे जाति के आधार पर कुछ पोलराइजेशन में मदद करता हो, चाहे उनके लिए लठैती करता हो, गुंडागर्दी करता हो या किसी और तरह के उनके हित साधक के तौर पर काम आता हो। ये बहुत सारे नेताओं के पॉलिटिकल कनेक्शन इससे ना होते तो 28 साल से कोई आदमी इतना बड़ा माफिया है क्या कि बैठा हुआ है वहां, 8 लोगों को ट्रैप में बिछाकर मार देता है और उसके बाद 3 दिन से फरार है, 4 दिन आज हो गया और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई और उसके पॉलिटिकल कनेक्शन पर कोई बात ही नहीं हो रही है। सिर्फ पुलिस वाले। अरे कौन पॉलिटिशियन, वो सारे नंगे होने चाहिए, सबके नाम आने चाहिए, जांच होनी चाहिए। फिलहाल उस वीडियो में उसने खुद कहा है, मैं नहीं जानता कि इन 2 विधायकों से उसके क्या रिश्ते हैं, लेकिन जो मैंने अखबारों में देखा, नवभारत टाइम्स में भी है और भी जगह है, वीडियो में वायरल है। अब इसकी जांच होनी चाहिए, दोनों विधायक बोले कि कैसे उनका रिश्ता था या परिचय था। आप सुनिए जरा। ये जो थाने में जो है तुम्हारे ये एफिडेविट पढ़ रही हैं, तो इसको देने के लिए क्या तुमने कोई दबाव बनाया था? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया। कौन कौन है? से हमारे लोकल विधायक हैं भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत सांगा जी हैं मेरे, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं लुटन कटियार जी और प्रधान लोग भी हैं 3, 4, 5 लोग। तो इन लोगों ने क्या लोग डराया धमकाया? तो ये वीडियो है जिसमें 2 विधायकों का, जो वर्तमान विधायक हैं उनका नाम है, नवभारत टाइम्स में भी खबर है, बाकी जगह भी देख रहा हूं। अब ये दोनों बीजेपी में हैं। इन दोनों विधायकों को बताना चाहिए कि इस गैंगस्टर से जो जिस समय नाम ले रहा है उसके पहले 60 मुकदमे, इससे ज्यादा मुकदमे इस पर थे, जिसमें 5-6 कत्ल के हैं, हत्या की कोशिश के न जाने कितने और न जाने कितने मामले दर्ज नहीं हुए, उससे क्या रिश्ता है। तो ये तो पॉलिटिकल कनेक्शन, और भी कुछ नाम हमारे पास हैं, लेकिन चूंकि नाम मैं अपनी तरफ से नहीं ले सकता, बहुत सारे अखबारों में कुछ लोगों के नाम छप रहे हैं और कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई है कुछ नेताओं के साथ। मैं योगी आदित्यनाथ से अपील करता हूं कि आप सबसे पहले पुलिस की जांच तो करिए। पुलिस में जितने गद्दार हैं, जितने खबरी जासूस मुखबिर हैं इस गैंगस्टर के, उनको दबोचिए, गिरफ्तारी करिए, उन पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सिर्फ सस्पेंशन से काम नहीं होगा, बहुत बड़ी बात है, लेकिन जड़ तक पहुंचिए। मामला कहां है, किनके दम पर यह पुलिस वालों को ठेंगे पर रखता था? क्योंकि यह भी खबर आई कि जो चौबेपुर का जो थाना इंचार्ज है, जो अभी सस्पेंडेड है, विनय तिवारी, वो जब इसके घर गया था किसी मामले में, उसके घर पर आपसी रंजिश को सुलझाने के लिए राहुल तिवारी नाम के शख्स से जब जमीन का विवाद था और पंचायत करने इसके घर चला गया, बीच बचाव कर सकते हैं, बीच बचाव करेगा पुलिस वाला, लेकिन वो गया तो पता चला कि उसको भी, जो एसएचओ को भी उसने पीटा, थाना इंचार्ज को पीटा या रिवॉल्वर तान दिया, अलग अलग खबरें, और राहुल तिवारी को भी पीटा, इसके घर पर हुआ। और उसने ये सारी जानकारी, विनय तिवारी ने, एसओ ने जानकारी किसी को नहीं दी। मार खा के आए या रिवॉल्वर उनके ऊपर ताना विकास दुबे ने, या बदसलूकी की, गाली गलौज किया, जो भी किया, ये जानकारी नहीं। तो पहले तो सिर्फ सस्पेंशन काफी नहीं है। अब बात आती है पुलिस वालों की मिलीभगत। एक अभी चिट्ठी अभी वायरल हुई है, वायरल हो रही है चिट्ठी, और जानकारी मैं सुबह के वीडियो में भी आपको बताया था कि ये जो देवेंद्र मिश्रा हैं, सीओ, जो डीएसपी थे, डीएसपी जो थे, उन्होंने एक जांच के बाद उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, अपनी रिपोर्ट लिखी थी, जिसमें उन्होंने
एसपी को चिट्ठी लिखकर कहा था, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी को चिट्ठी लिखकर कहा था, ये चिट्ठी है मार्च की चिट्ठी है, जिसमें 14 मार्च की, जिसमें इन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि विकास दुबे के खिलाफ करीब 150 मुकदमे हैं, हत्या लूट और तमाम तरह के संगीन मुकदमे हैं, और थाना शिवली के कार्यालय में हत्या कर देने वाले अपराधी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जरूरत है। मैंने थाना अध्यक्ष चौबेपुर को निर्देशित किया था, क्योंकि ऐसे दबंग अपराधी के विरुद्ध सामान्यतः जनता में शिकायत का साहस नहीं होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा है, और इस प्रकार के दबंग कुख्यात अपराधी के विरुद्ध थाना अध्यक्ष द्वारा सहानुभूति रखना और अब तक कार्यवाही न करना श्री विनय कुमार तिवारी की सत्य निष्ठा पूर्णतः संदिग्ध है। अन्य माध्यम से भी जानकारी हुई कि विनय तिवारी का पूर्व से विकास दुबे के पास आना जाना, वार्ता करना बना हुआ है। ये चिट्ठी लिखकर भेजी गई। ये डीएसपी अपने सबऑर्डिनेट एक एसओ के खिलाफ चिट्ठी लिखकर एसएसपी को लिखता है। ये चिट्ठी मार्च की है। अब मैं कह रहा हूं, चाहूंगा क्या, सरकार इस एसएसपी से जवाब तलब करे और पूछे कि इस चिट्ठी के बाद विनय तिवारी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। अगर एसएसपी ने इस चिट्ठी पर कार्रवाई की होती और इस चिट्ठी पर जवाब तलब इंक्वायरी की होती तो 8 पुलिस वाले आज जिंदा होते और विकास दुबे अब इस तरह की हरकतों को अंजाम देने से पहले सलाखों के पीछे होता। लेकिन ये नहीं हुआ, तो एसएसपी से कौन पूछेगा? क्या सिर्फ छोटे पुलिस वालों तक मामला सीमित रहेगा? एसएसपी तक जाएगी बात, ऊपर तक जानी चाहिए बात, तमाम पॉलिटिकल जो इसके सरपरस्त हैं उन तक जानी चाहिए बात, इन विधायकों से पूछताछ होनी चाहिए, जिनके साथ तस्वीर वायरल हो रही है, जो मंत्री हैं अभी, उनसे पूछताछ होनी चाहिए। और इन तमाम पॉलिटिकल कनेक्शन के साथ एक और जानकारी कि अगर इतना बड़ा अपराधी था विकास दुबे तो 71 मुकदमे उस पर थे। अलग अलग जानकारी है, कहीं 71 है, इस चिट्ठी में तो 100-150 लिखा हुआ है। लेकिन जो जिले की कानपुर में जिस विकास दुबे पर 71, ये अखबार में छपी है, 71 मुकदमे कायम थे, वह न तो थाने के टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में था, न जिले की सूची में। और डीजीपी ने साफ निर्देश दिया था कि जो जेल से बाहर है उनकी निगरानी रखी जाए, लेकिन ये लिस्ट में, हिस्ट्री शीटर की लिस्ट में, सूची में, मोस्ट वांटेड कहें या जो टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में नहीं था। तो अगर लिस्ट में नहीं था, इसके लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं? चौबेपुर का सिर्फ थाना प्रभारी या जिले का एसएसपी? एसएसपी के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए कि एसएसपी ने कार्रवाई क्यों नहीं की। पुलिस का इसकी भूमिका बहुत इसमें संदिग्ध है। न सिर्फ 10, 12, 15 पुलिस वाले, कहा जा रहा है 12 पुलिस वाले गद्दार हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर विकास दुबे का 2 साल का फोन कॉल डिटेल सर्विलांस के जरिए उसने किससे बात की, ये डिटेलिंग की जाए तो पता चलेगा कि उसके पॉलिटिकल कनेक्शन क्या है, उसके पुलिस में कनेक्शन क्या है, उसके नौकरशाही में कनेक्शन क्या है, उसके टोटल कनेक्शन क्या है, और उससे उन सबको दबोचा जाए जिन्होंने उसको संरक्षण दिया, जिन्होंने पाला पोसा या जिन्होंने नजरअंदाज किया उसके उस तमाम आपराधिक उसके चरित्र को, उसकी जो कुछ करता रहा उसको। इसके अलावा पुलिस पर मैं चाहता हूं फिर से बात करूं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो रहा है, लेकिन बहुत अहम यह है कि पुलिस आज उसके घर पर जाकर आप तोड़फोड़ कर रहे हैं, आपने बुलडोजर चलवाया, सब कुछ किया, लेकिन अगर पुलिस यही मुस्तैदी अगर पुलिस ने पहले की होती, यही बात पुलिस ने मुखबिरी, अगर पुलिस वाले ही मुखबिर थे और पुलिस वालों ने मुखबिरी करके मरवा दिया, ट्रैप बिछाने में मदद की विकास दुबे को, और उसके बाद उन्हीं पुलिस वालों के खिलाफ, एसओ के खिलाफ अगर डीएसपी ने पहले चिट्ठी लिखकर दी, तो ऊपर बैठा पुलिस वाला क्या कर रहा था? ऊपर बैठे पुलिस वाले से पूछताछ होनी चाहिए। और यह बहुत बड़ा मामला है, और बड़ा मामला इसलिए है क्योंकि हर राज्य में, राज्य से मतलब हर राज्य में, हर पार्टी की सरकार में इसको सरपरस्ती मिलती रही। अब मैं कुछ और बात करूंगा किसी और वीडियो में, वीडियो लंबा भी हो रहा है। फिलहाल मैं खत्म करता हूं इस संदेश के साथ कि योगी जी सिर्फ 8, 10, 12 पुलिस वालों तक मामला नहीं निपटेगा। अगर जड़ तक आप वाकई जाना चाहते हैं तो ये 2.5 लाख इनाम, हो सकता है कल एनकाउंटर में मारा भी जाए, ज्यादा उम्मीद है, मैं करता हूं कि हो सकता है मारा जाए, और मैं कह रहा हूं ऑन रिकॉर्ड कि उसकी गिरफ्तारी की संभावना मुझे कम दिखती है, मारा ही जा सकता है। और उसकी हिमाकत जैसी है, उसमें वो एनकाउंटर में पुलिस वालों पर फायर करेगा तो भी मारा जाएगा, जैसे भी हो
उसका मारा जाना तय है जब भी पकड़ा जाए, लेकिन वो कब पकड़ा जाएगा ये भी सवाल है। 4 दिन हुए और उसके बाद मैं उससे आगे की बात कर रहा हूं, उसके तमाम संरक्षक, चाहे वो खाकी वर्दी में हो चाहे खादी में हो, दोनों की तलाश, पहचान और शिनाख्त होनी चाहिए। जब तक ये शिनाख्त नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा कि वो फल फूल करके 29 साल में इतना बड़ा कैसे बन गया कि उसने 8 पुलिस वालों को ट्रैप बिछाकर घर पर इस तरह से बेरहमी से मारा जैसे कोई बहुत बड़ा आतंकवादी होता है। ठीक है, इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। नमस्कार। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो करेंगे, अच्छा लगेगा। फिलहाल नमस्कार।